ग्रुप 18 एलिमेंट्स, और इनको पॉपुलरली हम नोबल गैसेस ही बोलते हैं। इस एक लेक्चर में हम ये 18 ग्रुप को कंप्लीट तैयार कर लेंगे और हम आपको हैंड टू हैंड याद भी करा देंगे अभी। तो मेंबर्स कौन कौन से हैं 18 ग्रुप के बारे में ये पहले सीख लेते हैं। तो मेंबर्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, एंड अ न्यूली डिस्कवर्ड मेंबर इज ओगेनिसॉन। ओगेनिसॉन जो है वो भी डिस्कवर हो गया है। तो नया मेंबर कौन है? ओगेनिसॉन है। इन सभी गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वो काफी कम है। ये 1% से भी बाई वॉल्यूम कम प्रेजेंट रहते हैं नेचर में। और इन सभी में जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो आर्गन की रहती है। तो आपसे क्वेश्चन भी बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस स्पीशीज इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो आर्गन आप इसका आंसर करोगे। हीलियम, नियॉन, they are also found in minerals of radioactive origin like pitchblende, monazite, clavite। इन सभी में हीलियम जो है वो कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। वैसी परसेंटेज बहुत कम है नेचर में भी, और एटमॉस्फेयर में भी, ड्राई एयर में भी लेस देन 1% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट रहते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, द नोबल गैस विच इज प्रेजेंट इन pitchblende, the noble gas which is found इन मिनरल्स ऑफ pitchblende या मोनेजाइट या क्लेवाइट, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वो मार्श एरियाज में, दलदल में, पीट में भी कुछ अमाउंट में बन जाती है, नेचुरल गैस की फॉर्म में भी रहती है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। जिनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जिनॉन और रेडॉन की परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है और इसलिए दे आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। रेडॉन को हम कैसे बना सकते हैं, या रेडॉन कैसे नेचर में प्रोड्यूस होता है? जब रेडियम अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन करेगा, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब 2He4 हीलियम पार्टिकल का एमिशन करेगा और तब रेडॉन बनेगा। नॉट अल्फा पार्टिकल, हीलियम का जब एमिशन करेगा तब रेडॉन फॉर्म होगा। ठीक है। और इसी तरह से जो ओगेनिसॉन है, जिसको अभी हाल में सिंथेसाइज किया गया है, आर्टिफिशियल मीन से सिंथेटिकली बनाया गया है लेबोरेटरी में, तो उसमें जो कैलिफोर्नियम एटम है, उन एटम्स पर कैल्शियम आयंस का जब बम्बार्डमेंट कराया गया है तब हमें ओगेनिसॉन मिला है। मैं आपको बता दूं, जेई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करना था। कैलिफोर्नियम दिया था, कैल्शियम दिया था, ओगेनिसॉन दिया था, और यहाँ पूछा था। सो इट इज न्यूट्रॉन, 0 एंड 1 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए 249 प्लस 48, और इन दोनों का जो सम है वो आ गया 294, और एक्चुअल सम कितना हो रहा है इनका? 297 हो रहा है। इन दोनों का जो सम है 249 प्लस 48 का 297 है। तो यहाँ पे कितना है? 294, यानी कि 3 जो मास है वो कम है, तो वो कहाँ जा रहा है? 3 न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में जा रहा है। ये बैलेंस देखो, 20 प्लस 90 इज इक्वल टू 118, तो ये 118 ऑर्गेनिसॉन का एटॉमिक नंबर है, एंड 294 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गेनिसॉन। तो आपसे क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कि ऑर्गेनिसॉन इज प्रिपेयर्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस ऑन, आपको दे दें रेडियम, कैलिफोर्नियम, थोरियम, या कोई और भी एलिमेंट दे दें, नोबेलियम, तो उसमें से कैलिफोर्नियम पे आप आंसर करो। तो ये इक्वेशन जो है कैसे भी पूछी जा सकती है। तो इसमें से जेई में एक बार क्वेश्चन बना है जिसमें 3 न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको वहां आंसर करना था। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, ये जो गैसेस हैं इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। और उसकी नोबल का मतलब है सज्जन। जैसे सज्जन लोग होते हैं उनका किसी से लेना देना नहीं होता, अपने रास्ते के अपने रास्ते वापस आ गए, काम से काम। वैसे ही ये कुछ नोबल गैसेस भी है। इनमें आप देखेंगे इनको नोबल गैसेस बोला क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। केमिस्ट्री के हिसाब से ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उन सबकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। दे डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। और ये भी देखा गया है जो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं
उसमें हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर में दोनों चीजें आ गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl में Na इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl गेन करेगा, दोनों की आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह से बाय शेयरिंग भी हो सकता है ये काम, कि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में शेयरिंग करेंगे, 8 दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बावजूद भी ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये बात किसने एक्सप्लेन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जो क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक। बीबीटी के हिसाब से कैसा लगता है, डायमैग्नेटिक, के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो S2 फॉर्म, जिस तरह से O2 के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिमिलरली सल्फर के भी S2 जो फॉर्म है, जब आप सल्फर को बहुत हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर 1000 केल्विन से ऊपर हीट करते हैं, तो सल्फर S2 की वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, और जस्ट लाइक O2 सल्फर की जो S2 फॉर्म है वो भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की होती है। तो इन्हें नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, जरा इस बात पे दोबारा से आ जाते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसी वजह से वो बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस ही रिएक्शन करते हैं, और जनरली किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। The elements present in group 18 have their valence shell orbitals completely filled and therefore react with a few elements only under certain conditions. Therefore, they are known as noble gases. पहले तो ऐसा माना जाता था कि नोबल गैसेस किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करते ही नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए नील बर्टलेट, उन्होंने नोबल गैस का फर्स्ट एवर नोन कंपाउंड सिंथेसाइज किया 1962 में। उसके बाद से ये मिथ जो था कि भाई नोबल गैसेस कंपाउंड बनाते ही नहीं है, बनाएंगे ही नहीं, वो खत्म हुआ, और उसके बाद नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए। उसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा और यहाँ बात करें। इनके साइज की अगर हम बात करें, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को याद हो गया, भाई हीलियम का तो 1s2 रहेगा, बाकी सभी मेंबर का क्या रहेगा, लास्ट NS2 NP6 टाइप रहेगा, और इसलिए वो इनएक्टिव नेचर के होते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते। इनके आयनेशन थेरेपी की हम बात करें, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबसे ज्यादा स्टेबल टाइप का है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा दिक्कत है। और हीलियम का साइज भी सबसे छोटा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 हाईली स्टेबल टाइप का है, इसलिए आप कह सकते हैं जो हीलियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो फर्स्ट पीरियड में हीलियम का प्लेस राइट साइड में है सबसे ज्यादा, और लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होता है, तो हीलियम का साइज सबसे छोटा भी है, और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है 1s2 है, कंप्लीटली फिल्ड एज सब शेल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप कह सकते हैं हीलियम की जो आयनाइजेशन थेरेपी है जितने भी एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में है उनमें से सबसे ज्यादा है। दूसरा हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो टॉप टू बॉटम चलने पे तो वही शेल्स बढ़ रहे हैं। हीलियम से जब ऑर्गेनिसॉन की तरफ चलेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, रेडॉन है केमिस्ट्री का रेडॉन, और ऑर्गेनिसॉन। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ऑर्गेनिसॉन। कहीं टॉप टू बॉटम जब आप चलोगे तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो जब टॉप टू बॉटम चल रहे हो शेल्स बढ़ रही है लगातार कॉन्जिक्यूटिवली, तो जो साइज है वो भी बढ़ेगा। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है
कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, हीलियम से पहले आ गया कौन, हाइड्रोजन है यहाँ पर। नियॉन के बराबर में कौन है यहाँ पर, क्लोरीन है। यहाँ पे आरएन के बराबर में कौन है, क्लोरीन है। और यहाँ पर कौन है, बी आर है। और यहाँ पर आई है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं साइज डिक्रीज होता है, लेकिन आप देखेंगे एक्सेप्शनली नियॉन का साइज फ्लोरीन के मुकाबले बढ़ जाता है, आर्गन का साइज क्लोरीन के मुकाबले में बढ़ जाएगा। तो जो नोबल गैसेस हैं इनके साइजेस जो हैं कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। भाई एक सोच तो दिमाग में ये बनी होती है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं साइज डिक्रीज होता है। तो जब आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलेंगे तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन आप देखेंगे सडनली जो नियॉन है उसका साइज अचानक से बढ़ जाता है, फ्लोरीन के मुकाबले उसका साइज अचानक से बढ़ जाता है। और इसका आंसर हम किस बेस पे देते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो नोबल गैसेज हैं इनके केस में जो हम रेडियाई कैलकुलेट कर पाते हैं वो कैलकुलेट कर पाते हैं वान डेर वाल रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई। और जो हैलोजेंस हैं उनके केस में हम कौन सी रेडियाई कैलकुलेट करते हैं, कोवेलेंट रेडियाई। तो अगर आपको कोवेलेंट रेडियाई किसी भी एटम की मेजर करनी तो क्या करते हैं कि जब दो एटम्स, जैसे मान लीजिए क्लोरीन के दो एटम्स हैं, आपस में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इनके न्यूक्लियस सीएल एटम, ये दूसरा सीएल एटम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, उसे अगर हम हाफ कर दें तो वो डिस्टेंस मिलेगी हमें कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। अब जैसे नोबल गैसेस है, भाई नोबल गैसेस तो बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, नोबल गैसेस कहाँ बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एटम ये है नियॉन का और दूसरा एटम नियॉन का ये है। अब क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, अब जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर ही प्रेजेंट होंगे बच्चों, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर ही प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल एक दूसरे से इनकी जो शेल्स हैं आउटर मोस्ट वो टच नहीं कर रही होती हैं। और अब अगर आप इनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकालोगे और उसको आप हाफ करोगे तो आपको अब कोवेलेंट रेडियाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो नियॉन के दो एटम्स हैं ये आपस में वान डेर वाल रेडियाई से अटैच रहते हैं। नियॉन जो है नोबल गैस है और उसमें किसी तरह का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा दो एटम्स के बीच में। अगर आपको याद आ रहा हो, डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से या लंदन फोर्सेस की वजह से, जो कि वान डेर वाल फोर्स का एक टाइप है, जो नोबल गैसेज है वो एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही कमजोर तरीके से अट्रैक्ट करते हैं और कभी भी इनके जो शेल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। तो ऐसे केस में ये जो हीलियम के दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कहलाता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी वीक मैग्नीट्यूड का होता है। और ऐसे केस में जब आप ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, केवल वीक वान डेर वाल फोर्स से अट्रैक्ट रहेंगे, तो इनके बीच का जो अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप निकालोगे वो कहलाएगी वान डेर वाल रेडियाई। और आप देख सकते हो वान डेर वाल रेडियाई हमेशा कोवेलेंट रेडियाई से तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि वान डेर वाल रेडियाई निकालते समय एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, कुछ डिस्टेंस पर होंगे। और जब डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कहलाएगा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे केस में उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जब आप हाफ कर दोगे तो आपको कौन रेडियाई मिलेगी, वान डेर वाल रेडियाई। और वान डेर वाल रेडियाई हमेशा बाय डेफिनेशन कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा ही आएगी। इसलिए नोबल गैसेस की जो साइजेस हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपको दिखाता हूं मैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 this is question number 7.39
Why do noble gases have comparatively large atomic sizes? नोबल गैसेस के जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज कैसे हो गए, बड़े कैसे हो गए दूसरे जो इनके उसी पीरियड के बराबर वाले एलिमेंट हैं उनके मुकाबले में? तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे? इन केस ऑफ नोबल गैसेस van der Waals radii can only be measured and by definition van der Waals radii will always be greater than covalent radii. That's why noble gases have कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में आप। इन केस ऑफ नोबल गैसेस ओनली van der Waals radii can be measured and by definition van der Waals radii will always be greater than the covalent radii and that's why noble gases have comparatively लार्ज एटॉमिक साइजेस। राइट, अभी वहीं पे चल रहे टॉपिक जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे साइज के बारे में नोबल गैसेस की, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि नोबल गैसेस के केस में van der Waals रेडियाई को केवल मेजर किया जा सकता है और यही वजह है कि van der Waals रेडियाई मेजर करने की वजह से इनकी जो साइजेस है वो कंपैरेटिवली लार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, जेब भरी हुई है, अब जब जेब भरी हुई है तो किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, अपने पास ही बतेरे, स्टेबिलिटी है। हर एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करो, स्टेबल होने की कोशिश करो केमिस्ट्री के हिसाब से। तो सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा। तो देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितने भी नोबल गैसेज हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हाईली पॉजिटिव होती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेज। ये सभी गैसेज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती हैं, He, Ne, Ar ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको He2 लिखा हो। आपसे क्वेश्चन भी सीखा आप लोगों ने क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, व्हाई डज He2 नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर आता था 0। इसी तरह से जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करोगे He2, Ne2, उन सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते, He2 की फॉर्म में मोनोटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, ये सभी गैसेस कैसी हैं? कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है और टेस्टलेस है, कोई मजा नहीं आएगा आपको उनको टेस्ट करने में। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है, व्हाई नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? वीकेस्ट है, डिस्पर्जन फोर्सेस है, van der Waals फोर्सेस है। इसी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो होते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because the only type of interatomic interaction in these elements is weak dispersion forces। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो वो है हीलियम। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? हीलियम का रहेगा। तो हीलियम के बारे में अभी आपने 2-3 बातें सीखी। हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा, और बॉइलिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम का सबसे लो। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, सबसे छोटा साइज होने की वजह से बहुत आसानी से बहुत ही छोटे पार्टिकल साइज वाले मटेरियल जो हैं उनमें से भी डिफ्यूज हो जाती है। तो इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी डिफ्यूज इजिली थ्रू रबर, ग्लास और प्लास्टिक। तो हीलियम हो सकता है क्योंकि हीलियम का साइज बहुत छोटा है।
यही प्रॉपर्टी की वजह से सोल्यूशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में क्लास 12 के आपने पढ़ा है दैट हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस in place of dinitrogen. Some amount of helium is also filled in the टैंक सिलेंडर जो होते हैं, गैस जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम को भी भरा जाता है। वजह यही है, साइज हीलियम का छोटा है, आसानी से ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज हो जाता है और एयर बैंड फॉर्मेशन को रोकेगा। नाउ द क्वेश्चन इज नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, सभी डिस्कस किया आपसे, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक डिस्पर्जन फोर्सेस रहते हैं, दे आर liquefied at very low temperature and hence very low boiling points. Now we go for their chemical properties. तो सबसे least reactive elements हैं और उसकी वजह क्या है? These noble gases except helium have completely filled NH2 NP6 electronic configuration in their valence shell. मतलब कि केमिस्ट्री के हिसाब से एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व किया गया, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं या डुप्लेट इनका कंप्लीट है, कि रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देने की। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर इनसे दिलवाया जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ऐड करोगे तो भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, तो ये दोनों आप पॉइंट्स बना करके लिखोगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि भाई 1962 में नील बर्टलेट ने कैसे पता किया कि नोबल गैस के कंपाउंड्स बनेंगे। एक्चुअल में एक कंपाउंड है O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। तो O2 जो है ये कंपाउंड नोन था पहले, नील बर्टलेट के समय में ये कंपाउंड नोन था। तो O2 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1175 किलो जूल पर मोल, और ये PtF6 के साथ रिएक्ट करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। O2 पॉजिटिव, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है ये, PtF6 नेगेटिव, इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो नील बर्टलेट ने देखा कि जो जिनन है ना, जिनन, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो O2 से 5 कम है, 1170 किलो जूल पर मोल। तो नील बर्टलेट ने सोचा कि जब डाई ऑक्सीजन जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 किलो जूल पर मोल है, जो कि जिनन से 5 ज्यादा है, जब ये PtF6 के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड बना पा रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट जिनन। और यही बेस लेकर के जब इन्होंने जिनन का ट्रीटमेंट PtF6 नेगेटिव से कराया तो इनको सक्सेस मिली और फर्स्ट एवर कंपाउंड नोन जो है नोबल गैसेस का वो इन्होंने सिंथेसाइज किया। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इंस्पायर्ड नील बर्टलेट टू सिंथेसाइज्ड नोबल गैस कंपाउंड। किसने इंस्पायर किया? सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ O2 एंड Hc। बच्चे जनरली क्या करते हैं, आंसर लिखते समय ऑक्सीजन लिख देते हैं। बेटा ऑक्सीजन लिख रहे हो इसका मतलब ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत कम है, तो यहाँ पे O नहीं है, क्या है? O2 है। तो किसने इंस्पायर किया? सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ O2 एंड Xenon inspired Neil Bartlett to synthesize the first ever known compound of noble gas species, that is PtF6 negative। और जब ये पता चल गया तब तो बहुत से कंपाउंड जो हैं वो जिनन के बनाए जाने लगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, XeO3, XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक क्वेश्चन बनेगा अभी, है ना। इस XeO2F2 इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं। तो आप देख रहे हो जितने भी जिनन के कंपाउंड्स बन रहे हैं उन सभी में या तो ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है। जिनन के जितने भी कंपाउंड्स आप देखेंगे वो जनरली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बने हुए हैं।
तो उसका रीजन जानना चाह रहे हैं और क्वेश्चन कैसे बनता है, व्हाई द ट्रू कंपाउंड्स ऑफ जिनन आर नोन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली, व्हाई द ट्रू कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन why the true compounds of xenon are known with oxygen and fluorine only। तो आपका एक छोटा सा आंसर आ जाएगा, इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल sizes of O and F and very high electronegativities of very high electronegativities of ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई द ट्रू कंपाउंड्स ऑफ जिनन आर नोन ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली, तो आप बहुत सिंपल सा आंसर करेंगे, इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइजेस ऑफ O एंड F एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ O एंड F। तो जिनन तो बड़ा एटम है, देखो भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन के बारे में बात करें तो सब में अभी तक जो एलिमेंट है सबसे बड़ा साइज किसका है, जिनॉन का। हालांकि रेडॉन और आगे ऑर्गेनिसॉन भी, लेकिन क्योंकि इनकी अमाउंट बहुत कम है तो इनके कंपाउंड के बारे में अभी तक पता नहीं है कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जिनन जो है, जिन का साइज कैसा है, बड़ा है। तो कंपेरेटिवली ऊपर वाले मेंबर्स के मुकाबले इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी लो है, लगभग 1170 जैसे ही बता रहे। तो इसीलिए अभी तक जो है जिनन के कंपाउंड्स ही बहुत अच्छे से नोन है। कुछ कंपाउंड क्रिप्टन के भी अब नोन हो गए, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन के कंपाउंड अभी तक नोन नहीं है। ठीक है। अच्छा, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन की परसेंटेज बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, तो इनके साथ अभी कोशिश भी नहीं की गई है, और ये तो अभी कुछ 20-25 साल पहले ही सिंथेटिकली बनाया गया है, और रेडॉन की अमाउंट काफी कम है। तो जिनन के ट्रू कंपाउंड्स अभी तक हमें बेसिकली अच्छे से पता है, और वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही अभी तक हम बना पाए, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो छोटे एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज काफी ज्यादा है। होता क्या है, ये जो जिनन है ना, ये जो जिनन है ये एक बड़े साइज का एटम है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जो छोटे एटम्स है ना, 6, 7 और ये 8, तो छोटे एटम जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, तो छोटे छोटे 8 इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये बहुत ही छोटा साइज होने की वजह से जिनॉन को बहुत ही क्लोजली अप्रोच कर लेते हैं, और बहुत क्लोजली अप्रोच करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं जिनन के, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये काम कौन कर सकता है, जो छोटे आइटम हो जैसे ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, वही इस काम को केवल कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो मेनली कंपाउंड्स हैं वो आपको जिनन की ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे। नाउ वी गो फॉर सर्टेन कंपाउंड्स ऑफ जिनन फ्लोराइड। इसको जैसे जिनन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराओगे, HCF2, HCF4, HCF6 बनता है। इसको याद करने के लिए हम आपको तरीके बताते हैं कि आप बच्चे जो है इस तरह से याद करें, 685 याद करें, यानी कि जो पहली रिएक्शन है वो 673 टेम्परेचर केल्विन पर हो रही है, दूसरी रिएक्शन कितने पर हो रही है, 873 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है, और जो थर्ड रिएक्शन है वो किस पर हो रही है, 573, क्योंकि रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और दूसरा याद कर लें 1760, यानी कि पहले में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार है, सेकंड में जो प्रेशर है वो 7 बार है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो थर्ड वाली कंडीशन उसमें कितना है, 60 बार है। तो बच्चों को हम ऐसा बोलते हैं कि 685 और 1760 याद रखें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इसको इतने अच्छे से रट पाए। तो 685 में पहली रिएक्शन में 673 रहेगा जहाँ पे HCF2 बन रहा है, सेकंड में 873 रहेगा जहाँ पे HCF4 बन रहा है। स्टैच्यूमेट्री आप उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा, 4 एटम चाहिए तो 2 2 4, यहाँ पे 6 एटम चाहिए 3 2 6। ये रेशियो वगैरह याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, नो इशू, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो हमें याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इतना पर्टिकुलर होकर के हम सभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना जेई में, ना नीट में, किसी भी एम्स तक में नहीं पूछा गया है, राइट।
तो ये तरीका रहा XeF2, XeF4 और XeF6 बनाने का। अब XeF6 को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि XeF4 का जो ट्रीटमेंट है वो O2F2 से कराते हैं। O2F2 बहुत ही बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, आसानी से फ्लोरीन को रिलीज कर देगा और XeF4 इसको गेन कर लेगा, XeF6 बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं XeF2 की। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 3 कंपाउंड बनेंगे, XeHFO2। XeF2 की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 कंपाउंड बनेंगे, XeHFO2। और अगर आप XeF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 4 कंपाउंड बनेंगे। XeF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 4 कंपाउंड बनेंगे, XeHFO2 तो वही बनेंगे, ये 3 तो वही बनेंगे, XeHFO2 तो वही बनेंगे, एक कंपाउंड अलग बन रहा है XeO3। तो याद रखने का तरीका यही है भाई कि XeF2 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 कंपाउंड बनेंगे, XeHFO2। और अगर XeF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 4 कंपाउंड, XeF4 4 कंपाउंड, XeHFO2 तो वही वाले जो XeF2 के साथ बन रहे थे, एक कंपाउंड अलग सा बन रहा है, दैट इज XeO3। अब अगर हम XeF6 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हो उतने ही ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनता है, XeO3। अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल एक लिया है XeF6 के साथ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा जिनन का, XeOFO। देख रहे हैं एक ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर। और अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा, XeO2F2। HF सभी में बन ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको मैंने किस तरह से याद करना बताया, XeF2 की हाइड्रोलिसिस करोगे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, XeHFO2। XeF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे 4 कंपाउंड्स बनेंगे, XeHFO2 तो वही वाले तीनों, और एक एक्स्ट्रा बना XeO3। और XeF6 की हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो HF तो तीनों में बनेगा। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ यूज कर, 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हो, तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा जिनन का, XeO3। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया तो XeF4 एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, और अगर 2 मॉलिक्यूल यूज किए तो XeO2F2 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे, इसको ये करना आपके लिए कितना आसान है। देखिए आपको क्या बोला, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, कितना आसान है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो कितनी है, XeF6 करें तो कितनी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बन रहा है, 2 वाला, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। 1 सेकंड लगा आपको, बाकी आप हाइड्रोजन जो है बैलेंस कर देंगे, 4HF यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन को रटना नहीं है, रिएक्शन का प्रिंसिपल याद रखना है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस की। ये जो XeF2 है ये भी अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। जैसे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक F नेगेटिव को डोनेट कर देगा F5 को, तो XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी तरह से XeF4 भी फ्लोरिनेटिंग एक्शन की तरह काम कर सकता है, ये भी फ्लोरीन को रिलीज कर सकता है। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये एक F नेगेटिव दे दिया, ठीक है बचा XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को आसानी से F नेगेटिव को रिलीज कर देंगे ना, तो ये MF मान लीजिए NaF है ये, तो ये F नेगेटिव को ये XeF6 एब्जॉर्ब कर लेगा और Na पॉजिटिव और XeF6 नेगेटिव बन जाएगा। हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है हाइड्रोलिसिस वाली, क्या इनमें से कोई रिएक्शन रिडॉक्स है? तो जितनी भी आपने हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन पढ़ी, चाहे HF की हो, सॉरी चाहे XeF4 की हो, चाहे XeF6 की हो, चाहे XeF2 की हो, इनमें से किसी भी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कोई भी रिएक्शन यहाँ पर रिडॉक्स नहीं है। Does the hydrolysis of XeF6 lead to a redox reaction? No. नो, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर दिस एंड दिस, और इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो वही रहेगा जो लेफ्ट में, वही राइट में रहेगा। जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का सभी का वही राइट में रहेगा, तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। इनके जल्दी से शेप्स पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर जो XeF2 है इसका शेप कैसा, लीनियर है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे IBr2 नेगेटिव का होता है, इसका भी लीनियर शेप होता है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ये XeF4 का जो शेप है वो कैसे है, स्क्वायर प्लेन है, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर्स हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ICl4 नेगेटिव का होता है।
और XCO3 का बिल्कुल वैसा ही है जैसे BrO3 नेगेटिव का। ये मैं आपको पर्टिकुलर होकर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हमसे पूछा है राइट गिव द फार्मूला ऑफ ए स्पीशीज व्हिच इज आइसो स्ट्रक्चर विद IBr2 नेगेटिव। आपको एक ऐसी नोबल गैस स्पीशीज का नाम बताना है, फार्मूला बताना है जिसका स्ट्रक्चर IBr2 नेगेटिव की तरह ही हो। तो कौन हो जाएगा? XCF2, यानी कि IBr2 नेगेटिव एंड XCF2 आर आइसो स्ट्रक्चरल, बोथ हैव लीनियर शेप। दोनों में ही 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 3 लोन पेयर्स होंगे। ऐसे ही हमसे पूछा गया है नेम अ नोबल गैस स्पीशीज व्हिच इज आइसो स्ट्रक्चर विद ICl4 नेगेटिव, तो XCF4 आप लिखेंगे। आपसे पूछा गया नेम अ नोबल गैस स्पीशीज व्हिच इज आइसो स्ट्रक्चर विद BrO3, तो क्या बताओगे? XCO3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। बाकी 2 शेप्स भी देख लेते हैं जल्दी से। 2 नंबर शेप से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलते हैं। जैसे XCF6 का आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगा, और अगर स्क्वायर पिरामिडल होगा तो किसका होगा? XCOF4 का होगा। ये शेप्स के आप याद रखेंगे। क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आपने सीखा है। यूजेस देख लेते हैं। नियॉन का यूज कहाँ रहता है? देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले में। आपने देखा नियॉन साइन बोर्ड होते हैं जब रात को चमकते हैं तो उनमें नियॉन गैस फिल रहती है। नियॉन बल्ब्स वगैरह यूज होते हैं। जो बॉटेनिकल गार्डन से, ग्रीन हाउस, सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द गैस बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटेनिकल गार्डन, तो जिसने ये लाइन पढ़ी होगी वही बच्चा आंसर करेगा। इन ग्रीन हाउस गैसेज, कहने को बहुत आसान है, आसान उसके लिए जिसने लाइन पढ़ी होगी नियॉन के बारे में। ठीक। आर्गन इज मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस लाइक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल एलॉयज, फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, और ये लेबोरेटरी में यूज होता है हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव। जो ऑक्सीजन कंटेंट जल्दी आ जाते हैं उनको हम आर्गन के इनर्ट एटमॉस्फेयर में हैंडल करते हैं। देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूज ऑफ xenon एंड क्रिप्टन, दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस? आपको मालूम है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट प्रिवेंट्स द बैंड फॉर्मेशन एंड चेक द पेनफुल ब्रीदिंग। पेनफुल ब्रीदिंग होने से रोकता है, क्यों? साइंस से डिफ्यूज हो जाता है। ये सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा है। Why has it been difficult to study chemistry of radon? क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है। एक तो रेयरेस्ट एलिमेंट है और इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है, इसलिए इसको हम जल्दी से इसकी स्टडीज को नहीं कर पाते। एक आध क्वेश्चन और भी देखिए हमारे पास है। जैसे आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो NaF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। और ये मैंने आपको बता दिया इनके स्ट्रक्चर सबके, अभी मैंने आपको बताए थे। इनके यूज मैंने आपको बता दी नियॉन और आर्गन के। तो इस तरह से 18 ग्रुप आपका कंप्लीट हो जा रहा है, और इसको आप एंड टू एंड याद करने की कोशिश करिए।